नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी यानी CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है मित्रों, मनोवैज्ञानिक है गुडेनफ, नाम सुना होगा आपने। मनोवैज्ञानिक गुडेनफ के अनुसार उन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी कि व्यक्ति का संपूर्ण जितना पूरा मानसिक विकास यानी कि 100%, संपूर्ण मानसिक विकास का 100% का कितना प्रतिशत शुरुआत के 3 वर्ष तक की आयु में ही हो जाता है, ये कहा था गुडेनफ ने। ठीक है, तो कितना होगा? 1/2 भाग होगा, 1/3 भाग, 3/4 होगा, या फिर 1/4 भाग होगा। तो साथियों, गुडेनफ ने बताया कि 1/2 भाग। ठीक है, यानी कि जितना संपूर्ण मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग। ठीक है, 3 वर्ष तक की आयु में मानसिक विकास का विकसित हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपके पहला विकल्प है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार, उक्त 1 व 2 दोनों, या शिक्षक की रुचि के अनुसार। देखो साथियों, यहाँ पूछा है कि बाल्यावस्था में शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे अगर बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, यानी कि जेन्युइन जो भी अवस्था में बालक पढ़े, ठीक है, अगर बात हो शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो शिक्षण हमेशा मैं कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। फिर प्रश्न में आपके बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शिशुअवस्था है, कोई भी है ना, उसमें आपको करना क्या है, शिक्षण कैसा होना चाहिए। शिक्षण जो होता है साथियों, उसमें देखो बालक की क्षमता, और क्षमता कौन सी आपको बता दूं, क्षमता मानसिक, क्षमता कौन सी, मानसिक। ठीक है, यानी कि मानसिक क्षमता, उसके जो मानसिक लेवल है वो क्या है ना, उस मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। इसके अलावा जिस चीज़ में बालक की रुचि है उस बालक की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। बालक की रुचि किस चीज़ में, उसी अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए। यानी कि मुख्यतः क्या है, अभी जो वर्तमान में मनोवैज्ञानिक है वो किस प्रकार का है आपको पता है साथियों, वो हमारे बाल केंद्रित है। ठीक है, आपको पता है वो हमारे बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक की रुचि यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका मतलब क्या है, उक्त 1 व 2 दोनों, यानी कि तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 3 में साथियों। शेषावस्था में शिशु होता है, शेषावस्था में शिशु होता है तो शिशु किस प्रकार का होता है साथियों? सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, या संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़। देखो अगर बात करूं साथियों शेषावस्था में शिशु की, तो देखो अगर सामाजिक, शेषावस्था में सामाजिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है शेषावस्था में बालक होता है कल्पनाशील। ठीक है, बालक किस प्रकार का होता है साथियों? कल्पनाशील होता है, और कल्पना करने की जो उसकी मात्रा रहती है ना, वो भी क्या रहती है, सीमित रहती है। ठीक है, क्या रहती है, सीमित। क्योंकि ज़्यादा कल्पनाशील अगर बालक रहेगा तो वो शेष अवस्था नहीं होकर किशोर अवस्था होगी, जिसमें ज़्यादा बालक क्या करता है, दीवा सोपन डे ड्रीम किसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, फैंटेसी की ना, लेकिन कल्पनाशील होता है लेकिन सीमित होता है वो शेष अवस्था में। ठीक है, सामाजिक होगा वो बाल्यावस्था के शुरुआत में, तो यहाँ पे सामाजिक नहीं होगा। ठीक है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, यानी कि संवेग अस्थिर है, स्थिर नहीं है, तो ये तो भाई साहब किशोर अवस्था की बात हो गई। ठीक है, और संवेगात्मक दृष्टि से मजबूत या दृढ़, तो ये भी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, शेष अवस्था में बालक क्या होता है, शेष अवस्था यानी कि 0 से 6 की आयु। ठीक है, 0 से 6 की आयु, तो इसमें जाहिर सी बात है बालक खुद से बातें करेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा पियाजे ने अलग नाम दिया। पियाजे ने कहा कि जब बालक अपने से बातचीत करता है उसने एक अलग नाम दिया, वाइगोत्स्की ने अलग नाम दिया। ठीक है, क्या क्या नाम दिए, जैसे एक छोटा बच्चा है शेष अवस्था में अपने आप से खुद से बात करे, आत्म केंद्रित होता है, खुद पे ही केंद्रित, यानी कि खुद की दुनिया अलग होती है, वो जो कहता है अपने ही विचारों को केंद्रित मानता है ना। जब खुद से बालक बात करे, है ना, छोटा बालक स्वयं से अपने आप में अकेला बातें करता है, तो पियाजे ने क्या कहा था उसे, अहम केंद्रित वार्ता कहा था, अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, जबकि व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की ने कहा। फिलहाल यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार
समाजशास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए, ये एक परिभाषा है कि समाजशास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञानी भी होना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, सिल्बर्ट या सिम्पसन? तो साथियों ये जॉन डीवी की परिभाषा है। जॉन डीवी ने कहा कि समाज का ज्ञान देने के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के लिए। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? देखो साथियों, बुद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, इसको ध्यान में रखना। यह अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल टर्मन ने, है ना, टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक सुना आपने, उस टर्मन ने कहा था कि यह मूर्त अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, यह विभिन्न समताओं का संपूर्ण योग होती है। तो गुडेनप वगैरह जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी ये कहा था कि यह विभिन्न समताओं का संपूर्ण योग होती है। यानी कि पहले भी बुद्धि की विशेषता बताई किसी ने, किसी विद्वान ने दूसरी भी विशेषता बताई। ठीक है, नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है, ये भी इसकी क्या है, ये भी विशेषता है। बुद्धि की 1 2 3 विशेषता है, लेकिन अगला लिखा है कि इससे नैतिक विकास का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये एक ट्रिक से पकड़ सकते हो आप। ठीक है, हर बार नहीं होता, लेकिन 90% ऐसा होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्रश्न में नहीं आ रखा है, जिस ऑप्शन में नहीं आए वो इसका उत्तर हो जाएगा। नैतिक विकास का कोई संबंध, यानी कि जिसके पास बुद्धि क्या उसका नैतिक विकास नहीं है, तो ये गलत चीज़ है भाई। देखो, जिसके पास बुद्धि होगी तो वो कोई भी कार्य करेगा तो सोचेगा कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, फिलहाल चौथा विकल्प राइट आंसर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखो, इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? इंद्रिय ज्ञान द्वारा, इंद्रिय ज्ञान या फिर घुमा फिरा के नाम दे दिया जाए साथियों आपको ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, है ना, या इंद्रिय ज्ञान। ठीक है, ये नाम दे दिया। इसके द्वारा बुद्धि की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? अल्फ्रेड बिने ने, साइमन ने, विलियम वोंट या स्पीयरमैन? एक अच्छा प्रश्न है और ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुद्धि की व्याख्या या बुद्धि शब्द तो आपने देखा होगा, बिने, साइमन, टर्मन का नाम आएगा, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के द्वारा बुद्धि की व्याख्या किसने की सबसे पहले? वो हो जाएगा विलियम वोंट, जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तीसरा विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पूछी विशेषता कौन सी नहीं है, फिर पूछा। जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसमें सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही कथन है, वो गति धीमी गति से सीखेगा। इनमें फिर ये संवेगात्मक विकास में पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है, उनका संवेगात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा। संवेग मतलब अस्थिर रहेगा। ठीक है, मैंने कहा संवेग अस्थिर रहेगा, यहाँ दे रखा है संवेगात्मक रूप से स्थिर है, तो गलत है भाई। संवेग स्थिर रहेंगे तब तो वो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक कहलाएगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि संवेग रहेंगे साथियों अस्थिर, संवेग क्या रहेंगे? अस्थिर रहेंगे, यानी कि यही विशेषता इसकी नहीं है। बाकी है कि लघु अवधान विस्तार होता है। लघु अवधान विस्तार क्या होता है? लघु यानी कि कम, अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करना, और विस्तार यानी कि ध्यान केंद्रित करने में वो कमज़ोर है, उसका विस्तार हो रहा है, बिल्कुल सही है ना। यानी कि उसका कम ध्यान हो रहा है किसी भी चीज़ पे, ध्यान है वो डाइवर्ट हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता, 3 विशेषता हो गई, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है भाई, स्थिर नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर है। यहाँ आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 में। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? अधिगम की विशेषता कौन सी है? अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता रहता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है या उपयुक्त सभी? देखो, अधिगम की कौन सी विशेषता है ये पूछा है। तो देखो, अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है, सभी जगह अधिगम, सभी जगह सीख सकते हैं ना भाई। जरूर थोड़ी है ना कि अपने मतलब घर में ही सीखा जाता है, विद्यालय में सीख सकते हैं, है ना। जरूर थोड़ी है कि भाई किसी एक राज्य में, किसी एक प्रांत विशेष में, नहीं, ये पूरे विश्व में सीखा जा सकता है। और जीवन भर चलता है, बिल्कुल, सीखना जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, विकास की तरह अधिगम भी जीवन भर चलता रहता है। अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों हैं भाई, बिल्कुल सही कथन है। अधिगम का मतलब विकास हुआ, अधिगम मतलब सीखना, कुछ ना कुछ सीखेगा तो कुछ ना कुछ विकास होगा, है ना। और परिवर्तन यानी कि जो अब तक हमने सीखा उसके बाद हमने जो पढ़ा उसमें परिवर्तन होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अधिगम परिवर्तन है, संशोधन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण, जब भी हम सीखते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं और वो सीखना हमारा सक्रिय होता है। ठीक है, ये भी कथन सही है, यानी कि अधिगम की तीनों विशेषताएं हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के लिए। अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? शानदार प्रश्न है साथियों। एक तरफ अधिगम सिद्धांत आ रखे हैं, इस तरफ
दूसरी तरफ उनके परिवर्तक कारक है। इनमें कौन सा जो युग्म ऐसा जोड़ा है, कौन सा जो असंगत है, गलत है। देखो सूचना प्रसारण सिद्धांत की बात करूँ तो वो कार्ल रोजर्स ने दिया था साथियों, ये कथन सही है भाई। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जिसे नैमित्तिक अनुबंधन कहा गया, ये बीएफ स्किनर ने दिया, सही कथन है ना। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जिसे शास्त्रीय अनुबंधन कहा, ये पावलोव ने दिया, ये भी कथन सही है। लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोलर ने दिया, गलत। कोलर ने तो अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत है, जो मानसिक क्रियाओं पर पूर्णतः नियंत्रित होता है, वो दिया था, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जिसे बंद सिद्धांत कहेंगे ना, ये किसने दिया भाई, ये कोलर ने तो नहीं दिया साहब, ये थॉर्नडाइक ने दिया ना। बस वही है, पर्याप्त व त्रुटि का सिद्धांत, बंद सिद्धांत, चयन व संबंधन का सिद्धांत, उसके अनेक नाम है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। चिंतन के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है। चिंतन के संदर्भ में, चिंतन टॉपिक है, ठीक है। चिंतन के संदर्भ में उपयुक्त कथन यानी कि सत्य कथन कौन सा है। साथियों सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी यहाँ पे साइको से रिलेटेड ये हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लेके आपके रोज 30 प्रश्नों की डेली टेस्ट सीरीज है ना करवाई जाती है, जो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो चिंतन में उपयुक्त सही कथन चिंतन के बारे में कौन सा है, ठीक है। तो देखो चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखो चिंतन मतलब होता है सोचना। जब भी हम सोचते हैं तो क्या वस्तुएं वास्तविक उपस्थित रहती है, नहीं। जैसे हमने ताजमहल के बारे में सोचा, क्या ताजमहल हमारे सामने है भाई, नहीं है ताजमहल हमारे सामने। जब ताजमहल हमारे सामने नहीं है तो वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसी का उत्तर यही पूछा था, उपयुक्त कौन सा, ये सही, ठीक। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, नहीं, जरूर नहीं है। चिंतन में जरूरी नहीं है कि कोई भी सामने हो हमारी चीज़ तभी हम चिंतन करेंगे, नहीं। जब चीज़ सामने है तो फिर क्या चिंतन करेंगे ना। चिंतन किस पे किया जाता है, जो हमारे अमूर्त होती है, जो चीज़ अमूर्त होती है उसका चिंतन किया जाता है। जो मूर्त होती है, सामने होती है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये गलत आ गया दूसरा। तीसरा, चिंतन में समस्या कोई स्थान नहीं है, नहीं कैसे है भाई। भाई कोई समस्या उत्पन्न होगी तभी तो चिंतन करेंगे, समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए चिंतन करेंगे, ये कथन भी गलत हो गया। यानी चिंतन में सबसे पहले किसका होना आवश्यक है, समस्या का, ठीक है। तो उपयुक्त सभी अपने आप ही नहीं होगी क्योंकि दूसरा गलत तीसरा गलत है ना। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11वें पर। अंतर्मुखी बालक की विशेषता निम्न में से कौन सी। अंतर्मुखी, एक होता इंट्रोवर्ट, एक होता एक्सवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है ना। तो अंतर्मुखी बालक की विशेषता निम्न में से कौन सी है साथियों। सभी से मेलजोल रखने की भावना, सभी से मेलजोल रखेगा है ना, जो भी मिला उससे अच्छी तरह बातचीत करने वाला, वो तो भाई बहिर्मुखी होता है। कौन होता है, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इंट्रोवर्ट होता है। सहज शैक्षिक क्रिया में निरंतर भाग लेने की रुचि, कोई भी कार्यक्रम उसमें भाग लेने की रुचि अंतर्मुखी नहीं रखेगा, कौन रखेगा, बहिर्मुखी। जब ये दो गलत हो गए तो अपना आप उपयुक्त सभी नहीं आएगा, कौन सा आएगा, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एकांत में रहेगा, कम बातचीत करेगा, संकालु रहेगा है ना, और शर्म सी महसूस करेगा, मन ही मन चिंतन करेगा, ये होती है अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं। या आप तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12वें के लिए। प्रश्न संख्या 12वां देखो क्या है। एरिक्सन के अनुसार, एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उनके अनुसार आप व्यक्तित्व में समायोजन नहीं कर सकते यदि आप, उन्होंने कहा कि यदि आप इन चारों में से एक हो तो इसका मतलब आप व्यक्तित्व में समायोजन नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज़ है, समर्थी, योग्य हो, परिश्रमी। देखो भाई आप समर्थी हो, आप योग्य हो, आप परिश्रमी हो, किसी काम करने के परिश्रमी हो, उसके योग्य हो, अच्छा करते हो, तो इसका मतलब आप व्यक्तित्व में समायोजन नहीं कर सकते, गलत। आप व्यक्तित्व में समायोजन कर सकते हो, ठीक है। तो इस विकल्प को हटाओ। स्वयं और दूसरों पर विश्वास करते हो, खुद पे भी और दूसरों पर विश्वास करते हो, इसका मतलब व्यक्तित्व में समायोजन हो रहा है, ये भी गलत। यहाँ पूछा है नहीं कर सकते, इस पे डाइवर्ट करना है, ठीक है। कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है, जरूरी नहीं कि आप व्यक्तित्व में समायोजन करें, इसका मतलब कोई जिम्मेदारी लो, नहीं, ये कभी जरूरी नहीं है कि भाई जो व्यक्तित्व में समायोजन है ना, जो अच्छी तरह से समायोजित है, वो कोई उत्तरदायित्व निभाए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी हटेगा। पहला हट गया, दूसरा हट गया, चौथा हट गया। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प, कि स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ है, खुद को ही नियंत्रित नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब आपका व्यक्तित्व समायोजित नहीं है। कैसा है, कुसमायोजित है। कैसा है, कुसमायोजित हो रखा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो तीसरा विकल्प सही है आपके।
प्रश्न संख्या 12। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 13 के लिए। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? एक और अच्छा प्रश्न है समायोजन से, है ना। ऑलमोस्ट लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आता है समायोजन से, 1 से 2 प्रश्न आते ही है ना। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? समायोजन के 2 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष तरीके है, एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में कौन से आएंगे? प्रक्षेपण, प्रक्षेपण खुद की गलती दूसरों पे थोप देते, आरोप थोपते, ये प्रक्षेपण होता है, ठीक है। प्रतिगमन, पूर्व की अवस्था में लौट जाना, पूर्व की अवस्था जैसा व्यवहार करना, ये प्रतिगमन है। कोई बूढ़ा है बच्चे की तरह कर रहा है, प्रतिगमन हुआ। दमन, मन की पीड़ा, मन के दबाव, शंका, समस्या, असफलता है, उन सभी को बलपूर्वक हम भूल रहे हैं जानबूझकर, वो कहलाएंगे दमन। ये तीनों के तीनों है ना, ये तो क्या है, ये तीनों के तीनों भाई अप्रत्यक्ष है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष तरीके हैं, ठीक है। लेकिन लक्ष्य का प्रतिस्थापन, मार्गांतरीकरण, इसके अलावा निर्णय व विश्लेषण, दूसरा मार्ग खोजना, अन्य उपाय करना, ये सारी क्या है, ये प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे चौथा विकल्प राइट आंसर है प्रश्न संख्या 13। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, अच्छा प्रश्न है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? क्या दूसरों की आलोचना करोगे तो ये अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है? गलत चीज। अपनी बात पे अड़े रहोगे, ये भी गलत। दीवा सोपन की प्रवृत्ति रखोगे, यानी कि केवल दीवा सोपन, कल्पनाशील, यथार्थ में जी नहीं रहे, तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ी ना है भाई। संवेगों पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखेंगे। हमारे जो संवेग है वो किस प्रकार के होंगे? स्थिर होंगे। वो किस प्रकार के होंगे? वांछित होंगे ना, ये स्थिर नहीं होंगे। तो इसका मतलब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है उस व्यक्ति का। दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलिए, ये प्रश्न संख्या 14 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15। एक सामान्य बालक का बुद्धिलब्धि स्तर क्या होता है? नॉर्मली क्वेश्चन है और बिल्कुल नॉर्मली आते हैं। जैसे कि अब देखो एग्जाम हॉल में वहाँ स्थिति बिगड़ जाती है, बाकी देखो हर एग्जाम है ऑलमोस्ट लेवल का होता है, ठीक है। तो एक सामान्य बालक का बुद्धिलब्धि स्तर कितना होता है, क्या होता है? 70 से 80, 81 से 90, 91 से 110 या 111 से 120। तो एक सामान्य बालक का पूछा है, सामान्य या कह सकता हूँ मैं औसत, सामान्य या फिर औसत कह सकता हूँ मैं, कितना होगा? 91 से 110 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। डेनियल गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की किसी सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? देखो डेनियल गोलमैन था एक, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि थी एक, संवेगात्मक बुद्धि यानी कि जिसे बोलते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक थी IQ, है ना, एक थी IQ। IQ मतलब बुद्धि लब्धि, एक बुद्धि लब्धि थी, एक EQ संवेगात्मक बुद्धि थी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये EI, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो जो EI थी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि कौन सी? यानी कि संवेगों पर नियंत्रण रखना, संवेग जिसके स्थिर होना, ये चीज़ें, ठीक है। संवेगों को भली बातें समझना, ये संवेगात्मक बुद्धि होती है ना, यानी जिनमें ये विशेषता पाई जाती है उन्हें संवेगात्मक बुद्धि। डेनियल गोलमैन ने तो ये शब्द दिया था संवेगात्मक बुद्धि। अब देखो कितने प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? डेनियल गोलमैन ने। पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि की अच्छी तरह से वैज्ञानिक व सैद्धांतिक व्याख्या किसने की? तो 2 विद्वान थे, एक तो था पीटर सेलोवी, ठीक है, और एक था भाई जॉन मेयर। दोनों के दोनों USA के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे दोनों। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? सिद्धांत संवेगात्मक बुद्धि की वैज्ञानिक व सैद्धांतिक व्याख्या की थी। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? डेनियल गोलमैन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि इन्होंने दी, मतलब क्या, ये ज़्यादा इसका मैं तो बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे कि व्यक्ति की जो ज़िंदगी में सफलता मिलती है ना, उसमें 80% योगदान किसका रहता है? इसका संवेगात्मक का 80 रहता है, ठीक है। बाकी 20% रहता है इसका बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17। थोंडाई का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? एक और सरल सा प्रश्न, थोंडाई ने कौन सा बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था? बहुतत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी, एक तत्व। एक तत्व पता है अल्फ्रेड बिने ने दिया था, द्वितत्व त्रितत्व ये स्पीयरमैन ने दिया था ना, त्रिआयामी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा बहुतत्व सिद्धांत की बात करूं, बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत जिसे बोला गया ना, ये क्या है? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। अनुभव शंकु का प्रतिपादन किसने किया? एक और शानदार प्रश्न है। अनुभव शंकु, ऐसा एक शंकु बनाया था, है ना, इसके बारे में बताया था। जैसे कि
प्रत्यक्ष तरीकों से बालक सीखता है, इस प्रकार सीखता है। तो अनुभव संकुल में नाम क्या है? अनुभव। अब ये किसने दिया था? फ्रेड स्केलर, एडगर डेल, ब्लूम या पेस्टोलॉजी? तो भाई साहब ये दिया था एडगर डेल ने, ठीक है। इसका उत्तर एडगर डेल, दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 18 में। एडगर डेल ने कहा कि बच्चा है वो सबसे पहले अपने अनुभवों से सीखेगा, ठीक है, अपने अनुभव से सीखेगा बच्चा, ऐसा एडगर डेल ने कहा। और अनुभव किससे मिलेंगे? अनुभव मिलेंगे उसको अपनी इंद्रियों से, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 19 पे। आरटीई 2009 सुना होगा आपने, आरटीई 2009 साथियों, आरटीई 2009 हुआ, एनसीएफ 2005 हुआ, क्रियात्मक अनुसंधान हुआ। इनसे प्रश्न आते रहते हैं हर एग्जाम में, 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। तो आरटीई 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब जम्मू में भी लागू है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय आपको बता दूं मैं साथियों कि आरटीई 2009 में अगर पूछे कि कुल अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय। कुल धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं, ठीक है। अनुसूची 1 अनुसूची, ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो इनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय, सबसे छोटा पूछे तो अध्याय 1 बताना, सबसे छोटा अध्याय 1 है क्योंकि इसमें 2 ही धाराएं हैं, 1 और 2। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय पूछा है ना आपको, तो आप बताओगे अध्याय 4, ये सबसे बड़ा है भाई, ठीक है, याद रखना। चौथा विकल्प सही उत्तर होगा आपके प्रश्न संख्या 19 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, एनसीएफ 2005 3 तत्वों की पालना करता है, इनमें से वह कौन सा तत्व नहीं है जिसकी ये पालना नहीं करता है? एनसीएफ 2005 3 तत्वों की पालना करता है, तो इनमें से एक ऐसा कौन सा तत्व नहीं है जिसकी नहीं करता है? तो देखो समानता बताया, गुणवत्ता बताया और परिमाण बताया ना, फैक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। परिवर्तनशीलता ऐसा कोई नहीं बताया। प्रश्न क्या याद रखना है? प्रोफेसर जेपी नायक थे, कौन थे भाई? प्रोफेसर जेपी नायक थे, ठीक है। प्रोफेसर जेपी नायक ने समानता, गुणवत्ता, परिमाण, इन तीनों को फिर क्या कहा? इन तीनों को कहा दुर्गा है त्रिकोण, दुर्गा है त्रिकोण की उपाधि दी थी। यानी कि प्रश्न कैसे बनेगा कि एनसीएफ 2005 3 तत्वों की पालना करता है, उन 3 तत्वों में समानता, गुणवत्ता, परिमाण है, उनको दुर्गा है त्रिकोण की उपाधि किसने दी थी? तो भाई साहब याद रखना प्रोफेसर जेपी नायक ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। मन में उत्पन्न होने वाले दबावों को क्या कहा जाता है? देखो दबाव, विकार, ये भी टॉपिक है साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक है। मन में उत्पन्न जो होते हैं दबाव, उनको क्या कहते हैं? देखो भौतिक दबाव और पर्यावरण दबाव ये एक ही है, यानी कि जो बाहरी कारकों से उत्पन्न होते हैं ना, पर्यावरण बाहरी चीज़ है ना, बाह्य कारकों से जो उत्पन्न होते हैं वो भौतिक व पर्यावरण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब मन में जो आंतरिक होते हैं ना, उनको मनोवैज्ञानिक दबाव कहेंगे, तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 22 पर। तनाव का धनात्मक पहलू क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है। तनाव का फिर धनात्मक पहलू पूछ ले, क्या कहलाता है? धनात्मक या घुमा फिरा के से पूछ सकते हैं, तनाव या दबाव एक चीज है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न। यहाँ क्या पूछा? तनाव का धनात्मक पहलू, वहाँ पूछेंगे सकारात्मक दबाव क्या है? तो भाई जो यूस्ट्रेस है ना, उसे बोलेंगे सकारात्मक दबाव, और जो डिस्ट्रेस है वो हो जाएगा आपका नकारात्मक, ठीक है। परिश्रांति और ये नहीं आएगा। तो फिलहाल दूसरा विकल्प उत्तर सही है प्रश्न संख्या 22 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 23, शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर। क्रिया प्रसूत में अंतर्दृष्टि नहीं होती है, स्किनर ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने दिया, इसमें भी अंतर्दृष्टि द्वारा नहीं सीखा जाता। अनुबंधित अनुक्रिया, इसमें भी नहीं होता है ना, तो किस में होता है? सूझ के सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत जिसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत बोले, ये किसने दिया था? ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जैसे कोहलर, वर्दीमर, कोफा, उन्होंने दिया था। तो चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 23 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 24 में साथियों, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये किस नियम से समझ लीजिए। देखो साथियों, यहाँ पे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे, विकल्प पढ़ेंगे, आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, पता हो जैसे हमने पढ़ा, दिमाग में कौन आया भाई? दिमाग में थॉर्नडाइक आया, ठीक है। दिमाग में अपने थॉर्नडाइक आए क्योंकि उसने 3 मुख्य नियम प्लस 5 गौण नियम बराबर टोटल 8 नियम दिए थे, ठीक है। उनमें देखो अभ्यास और जो परिणाम का नियम है वो मुख्य नियम था उसका, आत्मीकरण, आंशिक क्रिया का एक अभ्यास, परिणाम है ना, ये थे, ये मुख्य थे, ठीक है। आत्मीकरण, आंशिक क्रिया ये गौण नियम थे। अब इनमें ये पूछा है कि भाई देखो अभ्यास में तो अभ्यास किया जाता है, परिणाम वाला भी नहीं होगा। आंशिक क्रिया में पहले बहुत सारी क्रिया की जाती हैं, प्रयास किए जाते हैं, क्रिया की जाती है, फिर उनमें से सही क्रिया का चुनाव, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से मेल जोल, तीनों हट जाएंगे। यहाँ है कि हम जो भी नया काम करते हैं फिर उसे ग्रहण करके अन्य परिस्थितियों में लागू करते हैं, वो होता है आत्मीकरण का नियम। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 25।
25वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है? बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, बाल्यावस्था में पहले ही बता दिया इसके बारे में ना। कल्पनावादी ज़्यादा पूछे किसमें होगा, किशोरावस्था में, कम पूछे शेषावस्था। ठीक है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बाल्यावस्था में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अंतर्मुखी तो वही बात है, कम बोलने वाला ना, तो बाल्यावस्था में नहीं होगा। बाल्यावस्था में कैसा होगा, बाल्यावस्था में होगा भाई यथार्थवादी। ठीक है, यानी कि सांसारिक और यथार्थवादी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में फिर यथार्थवादी बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 के लिए। एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है, इसमें कौन सी समायोजन युक्ति? अंतःसेपण, सतीपूर्ति, मनोविलास, युक्तिकरण। युक्तिकरण में अपना जब असफलता मिलती है तो उसका कारण दूसरों को थोपता नहीं है, इसमें क्या है कि कुछ मतलब एक युक्ति दे देता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे युक्ति नहीं दे रहा। मनोविलास बोलते हैं दीवा स्वप्न, या जिसे कल्पना तर्क भी बोले, डे ड्रीम या फैंटेसी। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अंतःसेपण होता है कि दूसरे के जैसे विचारों को खुद अपनाने लग जाए। जैसे मेरा पसंदीदा अभिनेता सलमान खान है, तो मैं जैसे खुद को सलमान खान की तरह मतलब ऐसे अपना हेयर स्टाइल वगैरह वो वगैरह ना, तो मतलब थोड़ा उसका अंश मान लूंगा, ये अंतःसेपण कहलाएगा। तीनों नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एक कम सुंदर लड़का, देखो ये क्या है, ये कम सुंदर है, मतलब चेहरे की बात हुई। ठीक है, जब ये मतलब इसका रंग अच्छा नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, अब लोग पसंद नहीं करेंगे रंग अच्छे नहीं है ना, तो फिर वो क्या करेगा, व्यवहार को मधुर बनाएगा, तो लोग अपने आप पास पसंद कर लेंगे। यानी कि एक क्षेत्र में उसके कमजोरी है तो दूसरे में उसको क्या कर देता है, वो सफल कर देता है। ये होती है सतीपूर्ति। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 26। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27 पे। विभिन्न व्यक्तित्व मापन की विधियां और इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या में कौन सा युग्म गलत है? शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरफ व्यक्तित्व मापन की विधियां दे रखी, दूसरी तरफ कार्ड दे रखे। रोड्सा शाही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। हरमन रोड्सा ने दिया था, जो स्विट्जरलैंड के थे। कब दिया था? 1921 में दिया था। हरमन रोड्सा ने 1921 में दिया। ठीक है, 10 परीक्षण होते हैं, सही बात है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे बोलते हैं TAT, इसमें 30 या फिर ऑप्शन में 31 आए तो दोनों करना है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। साथियों ये दिया था मॉर्गन व मुर्रे ने, मॉर्गन एंड मर्रे ने। ठीक है, स्क्रीन कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मॉर्गन एंड मुर्रे ने 1935 में दिया था। ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, ये भी कथन सही है भाई, है ना। ये इसे CAT बोलते हैं ना, और इसे क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध को TAT बोलते हैं, TAT इसको CAT बोलते हैं। ये किसने दिया? ये लियोपार्ड बेलक ने दिया था, लियोपार्ड बेलक ने। कब दिया था मुझे? तो 1948 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छी तरह मैंने बता दिया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर कौन सा है, कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कोई नहीं, यही उत्तर गलत है, बाकी सब सही है, तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 27 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 के लिए। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक प्रकार व्यक्तित्व कौन सा नहीं है, पूछा है ना। देखो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कार्ल जुंग ने बताए थे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, है ना। कार्ल जुंग कहीं पे नाम आ रखा है, कहीं पे कार्ल युंग नाम आ रखा, एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर इसके शिष्य जिल्लर राइन, उन्होंने बताया था उभयमुखी, जिसमें इन दोनों का मिश्रण रहता है। उभयमुखी में कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण रहता है ना, उसके शिष्य ने बताया। तो मतलब ये तो तीनों व्यक्तित्व के प्रकार है, लेकिन परोमुखी कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, यानी कि पहला विकल्प सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 पे। गेस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है। जो गेस्टाल्ट सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सुसिद्धांत, ये अधिगम में किस पे बल देता है भाई? यांत्रिकता पे ये नहीं देता है, कार्य निष्पादन पे भी नहीं देगा, नियति पर नहीं। देखो गेस्टाल्ट सिद्धांत मतलब अचानक सूझना, इसमें हमेशा आकस्मिक नाम देखा होगा आपने, जब भी पढ़ोगे तो आकस्मिक नाम देखोगे, यानी कि अचानक कुछ ना कुछ जैसे समस्या का समाधान करेंगे तो अचानक दिमाग में कुछ चीज़ें घुसेगी, है ना, मतलब मानसिक क्रिया पर बल देगी। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। आगे चलिए, आज का आखिरी प्रश्न है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। प्रेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चालक, लंबवत, फेंकना, गति। एक मैंने ये, हालांकि प्रश्न इससे भी आ जाते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं ना, ये सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं साथियों, है ना, ये सिलेक्शन प्रश्न होते हैं भाई, सिलेक्शन क्वेश्चन। इनका बहुत कम को उत्तर पता है। प्रक्षेपण आपने समझने की युक्ति पढ़ी होगी, वो चीज़ अलग है। इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बता दूं मैं, इसका शाब्दिक अर्थ होगा फेंकना। ठीक है, तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 में। तो साथियों ये थे CDP के एजुकेशन साइकोलॉजी के, CDP एजुकेशन साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका स्कोर कमेंट करना कि 30 में से कितने प्रश्न सही रहे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।